लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। मैं लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बारी चल रही है लघुत्तरीय प्रश्न को और चैप्टर नंबर 4 के ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया है और इस साल भी आने के चांसेस है। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर कैसे लिखना है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा लास्ट तक। सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस साल भी आने के चांसेस है। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं और उसके आंसर भी कितना लिखना है। कंप्लीट आंसर मैंने अपने हाथों से खुद बनाया हुआ है, ठीक है ना, रिसर्च किया हुआ है, तो आपको उसके सामने पेश किया तो आपको ताकि दिक्कत ना हो बोर्ड एग्ज़ाम में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो है एक पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं सविस्तार समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और कई बार पूछा गया है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बतानी है, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता इस प्रकार से है, बुक की लैंग्वेज में आंसर में कैसे लिखना भाई वही बता रहा हूँ। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, सभी विक्रेताओं द्वारा समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। नंबर 3, बाजार में वस्तु एक ही कीमत प्रचलित होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है। सभी विक्रेता मिलकर एक ही वस्तु का और उस वस्तु की एक ही वस्तु का और एक ही प्रकार की कीमत पर बेचते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और इस बाजार में उत्पादकों या फर्म उद्योगों को प्रवेश करने की या छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो भी चाहे बिजनेस में आ सकता है, जो भी चाहे बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र को स्पष्ट करना है। क्या होता है दोनों के बारे में बताना है। सबसे पहले पूर्ति अनुसूची के बारे में बताते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति अनुसूची एक निश्चित समय पर बाजार में एक वस्तु की कीमत और पूर्ति के संबंध को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ए अनुसूची बताती है कि एक निश्चित समय पर बाजार में एक वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, ठीक है ना। ये है वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। बस आपने पूर्ति के बारे में पढ़ा होगा, ये पूर्ति और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। यानी कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती चली जाएगी और उससे से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देना है। और वक्र क्या होता है, कर्व, सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र वस्तु की कीमत तथा पूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है जो पूर्ति अनुसूची द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्ति अनुसूची का वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करना ही पूर्ति वक्र होता है, जहाँ पर बढ़ती कीमत पर बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाया जाता है और नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है पूर्ति वक्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के 3 कारण बताइए, ठीक है ना। वस्तु की पूर्ति में कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, मैंने एक इम्पोर्टेंट सभी कारण बता रखे आपको। आप इसमें से कोई से भी 3 कारण लिख सकते हैं। तो पूर्ति की वृद्धि के प्रमुख कारण है उत्पादन के साधनों की उपलब्धि बढ़ जाना, इससे उत्पादन के साधन सस्ते हो जाते हैं और उत्पादन लागत कम हो जाती है। लागत कम होने पर लाभ में वृद्धि होती है और लाभ बढ़ने पर उत्पादक क्या है, पूर्ति को बढ़ा देता है। दूसरा, उत्पादन तकनीक में सुधार हो जाना। उत्पादन तकनीक के सुधार होने से भी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। उत्पादक फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाना। अगर बाजार में उत्पादक फर्मों की संख्या वृद्धि होगी तो बाजार में उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। भविष्य में वस्तु की कीमतों में कमी होना। अगर विक्रेता को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो वो वर्तमान में वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए सप्लाई को बढ़ा देगा। प्रत्यक्ष करों में कमी हो जाने या अनुदानों में वृद्धि हो जाए। अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाता है, ऐसे में लाभ में वृद्धि हो जाती है, वस्तु की कीमत भी कम हो जाती है और बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर अनुदानों में वृद्धि होने से ही वस्तु की उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो इस तरीके से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, इसे मापने की विधियाँ बताइए। पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की अपने कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा और
पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसका मतलब होता है कि पूर्ति की कीमत तो ये बताता है कि वस्तु की कीमत में अगर प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना में उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे में फार्मूला हम बता सकते हैं पूर्ति की कीमत लोच बराबर, शॉर्टकट में पूर्ति की कीमत लोच को ES लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब रही पूर्ति की लोच को मापने की विधियां, तो इसकी दो प्रमुख विधियां हैं, एक है रेखागणित विधि और दूसरा प्रतिशत विधि। रेखागणित विधि में हम जो है पूर्ति की मात्रा को कीमत को जो है हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा पूर्ति के वक्र जो है मात्रा की ओर ज़्यादा झुकाव होता है, ऐसे में मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नजर होता है, ऐसी स्थिति में एक इकाई से अधिक लोच होता है। जबकि अगर ये कीमत की ओर झुका हुआ होता है, सीधा खड़ा हो जाता है, तो अब यहाँ पर एक से कम पूर्ति लोच होता है, इकाई से कम। अगर दोनों ही स्थितियाँ बराबर हो जाती हैं और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर इकाई लोच पूर्ति कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी विधि में हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, जिसमें पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर दिया जाता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P, जिसके थ्रू हम पूर्ति की कीमत लोच कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की दशा में एक फर्म की औसत आगम तथा सीमांत आगम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत आगम और औसत आगम कैसा होता है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम दोनों ही x के समानांतर होता है। यहाँ पर A और M दोनों बराबर होता है। ठीक है ना, कितना लिखना है वो आपने देख लिया। जबकि अगर वहीं पर एकाधिकार की दशा हो और औसत आगम और सीमांत आगम के बारे में बताना हो, तो ध्यान में ये रखना है कि एकाधिकार की दशा में अगर AR कम होता है तो MR भी कम होगा, और यहाँ पर AR जो होता है AR MR से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यानी कि AR वक्र MR वक्र से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत आगम की अवधारणा को व्याख्या कीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न में आता है और लघुत्तरी में भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं, जिसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक आपको यूज़ करना है। और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास क्वांटिटी है 1 2 3 और TR भी दे रखा है। ठीक है, 20 40 70, तो आपको अगर MR निकालना तो क्या करना होगा, TRN यानी कि इससे ठीक ऊपर वाले को माइनस करना। ये हो गया 20, 40 के ऊपर 20 यानी कि 20, 70 के ऊपर 40 यानी कि 30। ये हमारा MR कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के साम, इसको संतुलन भी कहते हैं, इससे क्या आप समझते हैं, फर्म के साम की आवश्यक शर्तों को बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वो वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होता है और अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि की प्राप्ति करती है। तो यहाँ पर फर्म के संतुलन की दो प्रमुख शर्तें, एक सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर होने चाहिए, और दूसरा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे से काटा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। ये हो गया, ये होता है MR इक्वल टू AR पूर्ण प्रतियोगिता में, और MC वक्र नीचे से MR वक्र को काटता है, ये MC हो गया। यानी कि ये जो बिंदु होता है ये उत्पादक का संतुलन बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका बेस्ड है। निम्न तालिका से कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 है। प्रति इकाई बाजार कीमत 10 है, यानी कि वस्तु की बाजार कीमत हर इकाई में कितना है, 10 रुपये है। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपको निकालना है कुल आगम, जिसको बोलते हैं TR, सीमांत आगम MR और औसत आगम AR। बाजार कीमत और मात्रा दिए होने से हमें TR मिलता है। किसका फार्मूला होता है, TR इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। बाजार कीमत को P कहते हैं, मात्रा को क्वांटिटी एंड Q कहते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50 और 10 छः 60। MR निकालेंगे कैसे,
TR से उसके ऊपर वाली यूनिट को माइनस कर देंगे। पहले अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था मैंने, 20 में से 10 माइनस कर देंगे। पहले यूनिट पे कुछ नहीं है 10, 20 में से 10 माइनस कर देंगे 10। इसी तरह माइनस करते हुए चलेंगे, 30 में से 20 माइनस किया 10, 40 में से 30 माइनस कर दिया 10, 50 में से 40 माइनस कर दिया 10 और 60 में से 50 माइनस कर दिया 10। औसत ताकत निकालने के लिए फार्मूला क्या रखते हैं, ER इक्वल टू होता है TR अपॉन Q। तो TR है 10, Q है ये 10 को 1 से भाग कर देंगे, 10 20 को 2 से भाग कर देंगे, 10 30 को 3 से भाग कर देंगे, 10 40 को 4 से भाग कर देंगे, 10 50 को 5 से भाग कर देंगे 10 और 60 को 6 से भाग कर देंगे 10। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र सहित सीमांत आगम और औसत आगम के संबंधों की व्याख्या कीजिए। अगर सीमांत आगम यानी कि MR और औसत आगम यानी कि ER के संबंधों की बात करें तो अलग अलग बाजार में अलग अलग संबंध देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत आगम और औसत आगम हमेशा बराबर होते हैं और एक ग्राफिकल रूप में इस तरह रिप्रेजेंट होता है। जबकि वहीं पर हम एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पर दो स्थितियाँ होती हैं। पहली, अगर AR घट रहा है, नीचे की ओर रहा है, तो यहाँ पर AR इज ग्रेटर देन MR होगा, यानी कि AR बड़ा होगा MR से, तो AR ऊपर की ओर बनेगा और MR नीचे की ओर। दूसरी स्थिति, MR भले ही ऋणात्मक हो जाए, नीचे की ओर आ जाए कि माइनस की स्थिति में आ जाए, AR कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ तो उत्पादन होता ही है, ध्यान में ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक अथवा फर्म का संतुलन कुल आगम और कुल लागत की मदद से समझाइए। कुल आगम यानी कि TR और कुल लागत यानी कि TC की स्थिति में फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है। जिस स्तर पर एक उत्पादक को सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होती है या उसकी हानि न्यूनतम हो जाती है उसे फर्म का संतुलन कहते हैं। जिस बिंदु पर फर्म की कुल आय और कुल लागत में सर्वाधिक अंतर होता है, यानी कि कुल आय में से कुल लागत को घटाएंगे तो जिस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा उस बिंदु को हम जो है संतुलन बिंदु कहेंगे। अगर हम ग्राफिकल रूप में देखें, ये है TR वक्र और ये TC वक्र, उत्पादन के साथ घटता बढ़ता रहता है। जिस बिंदु पर हमारा TR और TC के बीच का अंतर सर्वाधिक होगा, देखिए इस बिंदु पर M और Q, यानी कि MP अगर बात करें यहाँ पर M और P, यहाँ पर सर्वाधिक अंतर को बताता है। ऐसे में MP अधिकतम लाभ का बिंदु होगा और ये जो B होगा, पॉइंट वाला B, ये संतुलन स्थिति को दिखाता है। ठीक है ना, आपको ये वाला ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम को उदाहरण द्वारा समझाइए, स्पष्ट कीजिए। आपको सिंपल सा एग्जांपल देना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है। तो कुल आगम, सीमांत आगम तो औसत आगम को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जहाँ पर विक्रय की इकाई दे रखी है, कुल आगम दे रखा है। कुल आगम अगर 24, 44, 60, 68, 72 लेते हैं तो पहले औसत आगम निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है आपके पास, औसत आगम बराबर ER बराबर TR अपॉन Q, कई बार मैंने बताया हुआ है, और सीमांत आगम बराबर होता है TRN माइनस TRN-1। तो जहाँ पर हमें AR निकालेंगे और TR भी निकाल लेंगे, तो दोनों MR भी निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद आपको बताना है कि इस तालिका से स्पष्ट है कि जब औसत आगम तो सीमांत आगम गिरते हैं, यानी कि दोनों अगर कम होता है, तो यहाँ पर ये देखना है कि औसत आगम की तुलना में सीमांत आगम में अधिक कमी होती है, और ऐसी स्थिति में हमारा जो TR बढ़ता भी है तो उसमें घटती हुई दर से वृद्धि होती है, यानी कि इसमें जो वृद्धि होता है पहले तेज़ी से होता है फिर इसमें घटने लगता है। ठीक है, ये हो गया तीनों की स्थितियाँ। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं, सामान्य मूल्य किसे कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में परस्पर संबंध को बताइए। तो बाजार मूल्य क्या होता है उसको बता दीजिए। बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय होता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं, और ये एक अल्पकालिक मूल्य है जो कि वास्तव में बाजार में प्रचलित होता है। वहीं पर सामान्य मूल्य क्या होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकाल में वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। आपने पढ़ा होगा इस बारे में कीमत के निर्धारण, और यह वास्तव में प्रचलित में नहीं होती है। ठीक है ना, एक इमेजिनरी मूल्य होता है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अगर हम ये सामान्य मूल्य यूँ समझे बाजार में दीर्घकाल में, जिसमें स्थायित्व होता है, परिवर्तन नहीं होता है,
ना ही कि एक क्रेता इसको परिवर्तित कर सकता है। और बाजार मूल्य हमेशा इसके चारों ओर सांप की तरह लिपटा हुआ होता है। इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन ये सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द ही घूमा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है और हमेशा सामान्य मूल्य के आधार पर ही निर्धारित होता है। अगर मान लीजिए सामान्य मूल्य तय हुआ है 10 रुपये, तो बाजार मूल्य या तो 9 रुपये होगा, या 11 रुपये होगा, या 12 रुपये होगा, या 8 रुपये होगा, या 10 रुपये होगा, या 10.5 रुपये होगा। यानी कि ये 10 रुपये के आसपास ही ये निर्धारित होता रहेगा, उसी से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाता रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर उसकी तुलना में नहीं आता है। तो ये रहे आपके इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है, तो जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। और मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 5 लेके आ रहा हूँ, बाजार संतुलन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं समष्टि अर्थशास्त्र भी शुरू करूँगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। थैंक यू एवरीवन।